नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल लखनवाली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे होंगे, ऐसी ही कामना के साथ में आज हम आपको जो 12वीं के विद्यार्थी हैं जिन्होंने आज संस्कृत साहित्य का पेपर दिया है उच्च माध्यमिक कक्षा जो 2020 आज यानी कि 26 जून 2020 को जो एग्ज़ाम हुआ है आपको आज अभी हम बस आपके लिए कंप्लीट लेकर आए हैं यहाँ पर आंसर की, यानी कि आपका आज का जो पेपर संस्कृत का हुआ है उसमें कंप्लीट आपको सारे प्रश्नों को यहाँ पर आपको आंसर सहित व्याख्या के साथ में यहाँ पर बताया जाएगा। दोस्तों बस तैयार हो जाइए, अपना पेपर निकाल लीजिए और बस आप अपना रिजल्ट आप देख लीजिए। कंप्लीट आपको रिजल्ट यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों, बिल्कुल 100% एक्यूरेट आपको यहाँ पर रिजल्ट यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले भी हमने वीडियो डाला था 3-4 दिन पहले, उसमें हमने पूरा 2019 का जो पेपर बोर्ड का हुआ था उसके बारे में कंप्लीट आपको बताया था कि 2020 में आप 26 जून का जो पेपर होगा उसको किस प्रकार सॉल्व आपको करना है। बहुत सारे बच्चों ने उसको सुना था, देखा था और उनको बहुत फ़ायदा हुआ है दोस्तों। उसमें हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी, आप मिला करके पेपर में देख सकते हो, इनमें से सारी चीज़ें आपको पेपर में मिल जाएंगी दोस्तों। इसके अलावा हमने संस्कृत साहित्य की PDF भेजी थी बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को, उसमें हमने सारे अपने खुद के हस्तलिखित नोट्स बनाए थे, उसमें भी आप मिला करके पेपर में देख लीजिए। संस्कृत साहित्य के जो प्रश्न आए हैं वो सारे के सारे आपको नोट्सों में मिल जाएंगे, आप चेक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल अभी आपको हम बताने वाले हैं पूरा संस्कृत साहित्य उच्च माध्यमिक परीक्षा 2020 26 जून 2020 का आज का पूरी आंसर की बताएंगे यहाँ पर। तो आपसे हम छोटी सी विनती जरूर करेंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप रिजल्ट देख करके और हमारे चैनल पर आप कमेंट करके अपना रिजल्ट हमें ज़रूर बताएँ और आप कहाँ से हमें कंप्लीट आपको बताएँ, आपको रेस्पॉन्स दीजिए, आप कैसा लगा ये वीडियो के बारे में आप बताएंगे कंप्लीट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न से हम स्टार्ट करेंगे पूरी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, जैसे हमने पहले आपको बताया था उसी प्रकार से यहाँ पर भी पूरा का पूरा सेम आया है। पहले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। मतलब पद्यांश को पढ़कर के प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं आपको। तो आपके सामने एक श्लोक आया है, उसको पढ़ना है, उसको अच्छे से समझना है, उसके बाद में उसमें से कुछ प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का आपको जवाब देना है। ठीक है, जैसे देखिए श्लोक है, माता गुरुतरा भूमि खात पितोच्च तरस्तथा मना शीघ्रतरम बाता चिंता बहुतरी तृणात्। दोस्तों आप बिल्कुल समझ गए होंगे, इसका मतलब आप अच्छे से जान गए होंगे। अब आपको हम सीधा सा यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब वीडियो बड़ा नहीं करेंगे, इसमें आपको डायरेक्ट आंसर हम बताएंगे। अपना पेपर निकाल लीजिए और कंप्लीट अपने आंसर देखते जाइए और अपना स्कोर हमें बताइए। आप कमेंट करके हमें बताना, सर हमारे इतने नंबर बन रहे हैं, इतने हमारे नंबर बन रहे हैं इसमें। चलिए अब स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो इसमें आप देखेंगे, इसके अंदर आपको देखिए सबसे पहला प्रश्न है, भूमि गुरुतरा का अस्ति। ठीक है, तो पहला प्रश्न है भूमि गुरुतरा का अस्ति, मतलब ये हुआ कि भूमि गुरुतरा का अस्ति, यानी भूमि से भी गुरुतर कौन है, यानी जो भूमि है हमारी उससे भी महान किसे माना गया है। तो इसका उत्तर आपका इसी लाइन में लिखा हुआ है, माता गुरुतरा भूमि। ठीक है, तो इसका उत्तर है माता, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है आंसर में माता आपका उत्तर रहेगा। आपने जो भी लिखा है आप मिला लीजिए, आंसर अपना देख लीजिए। ठीक है, अगला सवाल है, चिंता कस्मात बहुतरी वर्तते, यानी कि जो चिंता है वो किससे भी अत्यधिक, चिंता जो होती है वो कस्मात बहुतरी है, यानी किससे बहुतर मानी जाती है। तो इसका आंसर है आपका तृणात्। जो चिंता होती है वो तिनके से भी बहुतर मानी जाती है। ठीक है, तो चिंता कस्मात बहुतरी वर्तते, चिंता बहुतरी मानी जाती है किससे, तृणात्। इसके बाद में अगला जो सवाल है वो है, गगनात् इत्यस्य पर्याय पदम चित्वा लिखत। अगला आपका सवाल है, गगनात् जो आपका शब्द है इसका पर्याय पद आपको इसी में से चुन करके लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर मिलेगा गगनात् का, देखिए इसमें वातात, तो इसमें आपको गगनात् का पर्याय लिखना है। तो आपको देखो पहली लाइन में मिलेगा खात। ठीक है, तो इसका जो पर्याय होगा वो खात है, जिस विभक्ति में पूछ रहा है उसी विभक्ति में आपको उत्तर देना है। तो गगनाथ का जो पर्यायवाची होगा वो खात होगा। ऐसे आप अपना आंसर मिला सकते हैं। ठीक है, एक नंबर की आंसर है आपके। इसके बाद में पहला जो सवाल है उसका लास्ट आपका प्रश्न है, मंदतरम इत्यस्य विलोम पदम चित्वा लिखतः, यानी मंदतर जो पद है आपका इसका विलोम पद लिखना है। तो इसका मंदतर का विलोम आपका शीघ्रतर होगा।
तो ये आपका शीघ्रतर लिखा हुआ है। यदि ये सारे के सारे आंसर जो हमने बताए ये आपके बिल्कुल सही हैं तो करेक्ट आपका आंसर माना जाएगा, आपको सारे के सारे नंबर आपको मिल जाएंगे इसमें कंप्लीट। ठीक है, अगला सवाल आपका, हम दूसरे सवाल के बारे में सवाल है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत है, यानी गद्यांश को पढ़ करके आपको अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गद्यांश को पढ़ना है अच्छे से, उसके बाद में इसमें से कुछ प्रश्न हैं उनका उत्तर देना है। तो गद्यांश आपका है आसीत पयोधि पर्यंत पृथ्वी प्रशासका इक्ष्वाकु वंशोद्भव लोक ललामः दिलीपो नाम भूपति। आप पढ़ लेंगे अच्छे से, आपने पढ़ा होगा, समझा होगा, डायरेक्ट हम आंसर आपको बता देते हैं। तो इसमें आपका जो सवाल है, पहला सवाल, मगध राजपुत्री का आसीत। ठीक है, इसमें आपको एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सुदक्षिणा। ठीक है, सुदक्षिणा आपका गद्यांश में लिखा हुआ है, मगध राजपुत्री सुदक्षिणा तस्य धर्मचारिणी आसीत। तो ये आपका इसी में से आंसर मिल गया। अगला सवाल है आपका वशिष्ठ कस्य कुलगुरु आसीत। जो वशिष्ठ है वो किसके कुलगुरु थे? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा राज्ञा दिलीपस्य। राजा दिलीप के कुलगुरु हैं कौन? वशिष्ठ। तो ये आपका आंसर हो जाता है। इसके बाद में अगला सवाल है इसी का, लोक ललामः दिलीपा इत्यत्र विशेषण पदम किम अस्ति। लोक ललामः दिलीपः, ठीक है, तो लोक ललामः दिलीपः, इस जो आपका वाक्य है, इस वाक्य में आपको ये बताना है कि यहाँ पर आपका क्या है, विशेषण पद कौन सा है। तो यहाँ लोक ललामः का मतलब होता है दोस्तों लोक में श्रेष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पर लोक ललामा मतलब ये विशेषता है एक प्रकार से किसकी? दिलीप की। तो हमें क्या बताना है? विशेषण बताना है। तो सिंपल हो गया हमारा लोक ललामा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाता है, क्योंकि दिलीप तो विशिष्ट है, दिलीप की विशेषता है लोक ललाम, तो ये आपका उत्तर हो जाता है। इसके बाद में अगला जो आपका प्रश्न है इसी में, समुद्र इत्यस्य पर्याय पदम गद्यांशात चित्वा लिखत, यानी समुद्र जो आपका पद है इसका पर्यायवाची आपको गद्यांश से ढूंढकर लिखना है। तो इसका पर्यायवाची होगा आपका पयोधि। ठीक है, तो इसका जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा दोस्तों? पयोधि। तो ऐसे करके आपका ये दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल आपका नाट्यांश वाला है, पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो जी आपका सीता तमसा राम सीता वासंती, ये आपके आपस में वार्तालाप हो रहा है, इसी से संबंधित है आपका ये आपका जो पाठ चलता है उत्तर रामचरित वाला, उसी में से ये लिया गया है। तो इसमें आपका पहला सवाल है, विधि ही कस्याः अनुकूलो भविष्यति। ये आपका पहला सवाल है इसमें। तो इसका मतलब है कि जो विधि है यानी कि भाग्य है वो किसके अनुकूल होगा। तो इसका जो उत्तर होगा वो है आपका सीतायाः। ठीक है, ये पहली लाइन में आपको यहाँ पर जैसे ये तमसा बोल रही है कि वत्से जानकी समास्वसी ही वेदिस तवानुकूलो भविष्यति, यानी कि जो भाग्य है वो आपके अनुकूल होगा। तो यहाँ किसके लिए आया ये? कस्या, तो ये सीता यानी सीतायाः, सीता जी के लिए है ये। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सीतायाः। इसके बाद में अगला जो सवाल है वो है आर्यपुत्रः इति शब्द कस्य कृते प्रयुक्तः। आर्यपुत्र जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो आपका राइट आंसर है रामस्य कृते, यानी ये भगवान राम के लिए आर्यपुत्र। यहाँ पर सीता जी जो है राम जी से आर्यपुत्र संबोधन करती थी, तो आर्यपुत्र राम जी के लिए आया है। इसके बाद में अगला जो सवाल है आपका, गच्छति दानीम आर्यपुत्राः इत्यत्र गच्छति क्रियाया कर्ता का। तो यहाँ पर जो गच्छति क्रिया है इसका कर्ता क्या है? तो यहाँ पर कर्ता हो जाएगा दोस्तों आर्यपुत्रः। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा आर्यपुत्र। ठीक है, ये आपका आर्यपुत्र उत्तर हो जाता है। इसके बाद में इसमें लास्ट आपका सवाल है, आयुष्मतो कुशलवयो इत्यत्र विशेष्य पदम किम। यहाँ पर विशेष्य पद पूछा है, तो यहाँ पर आपका विशेष्य पद हो जाएगा कुशलवयो। ठीक है ना, तो आयुष्मत जो कुश और लव हैं, तो यहाँ पर कुश लव कैसे आयुष्मत? तो यहाँ पर जो कुश लव हैं, ये कुश लव जो हैं इनकी विशेषता है आयुष्मत। तो यहाँ पर हमें विशेष्य बताना है, तो कुश लव ये उत्तर इसका आएगा। तो ऐसे करके आपके सवाल 3 हो जाते हैं कंप्लीट। इसके बाद में चौथा सवाल सिंपल है। तो चौथे सवाल के अंदर क्या पूछा गया देखिए, चौथे सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः, यानी कि आपको प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है ना, प्रश्न बनाने हैं सिंपल सा। तो प्रश्न आपका पहला सवाल है, सर्वः स्वार्थम समीहते। ठीक है, सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी लोग स्वार्थ को चाहते हैं, स्वार्थ में समीहत होते हैं।
ठीक है। अब इसमें आपको बताना है जो अंडरलाइन किया हुआ है सर्वः, तो यहाँ पर सर्वः जो सर्व शब्द है उसका पुल्लिंग का रूप है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। तो आपको जब प्रश्न बनाना होगा तो यहाँ पर किम का आपको पुल्लिंग का रूप लिखना है और यहाँ पर आपका कह ऐसा आपको लिखना होगा। तो यानी कह स्वार्थम समीहते, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में आपका अगला जो सवाल है वो है वेदानाम अंतिमो भागः वेदांतः, यानी कि वेदों का अंतिम भाग वेदांत है। अब यहाँ पर वेदा नाम जो है इसको हटाना है और आपको प्रश्न बनाना है। तो आपको प्रश्न हिंदी में करोगे तो ऐसा होगा कि केशाम यानी किन का अंतिम भाग वेदांत है। तो किन का है वेदा नाम, तो वेदों का है। तो यहाँ में आ जाएगा आपका केशाम, कस्य कयो केशाम। तो यहाँ जो किम शब्द है उसका पुल्लिंग रूप आएगा। ठीक है ना, जैसे वेद का रूप चल रहा है उसी प्रकार आपका यहाँ पर पुल्लिंग वाला रूप किम शब्द का आ जाता है। तो कुल मिला के आपका आंसर हो जाएगा केशाम। उसके बाद में अगला है आपका अमर शक्ति त्रया पुत्रा आसन। अमर शक्ति के 3 पुत्र थे, तो इसमें कति यानी कितने पुत्र थे, तो कति पुत्रा आसन। तो ये इस प्रकार इसमें आपका आ जाएगा संख्या के हिसाब से। इसके बाद में अगला जो सवाल है 5 नंबर का। 5 नंबर का जो आपका प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्योः भावार्थ हिंदी भाषया संस्कृतेन वा लिखत, यानी कि इसमें आपको कुछ 2 वाक्य दिए हैं, आपके सेंटेंस हैं। सह वीर्यं करवावहि, इसका आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इसका या तो आप हिंदी में या संस्कृत में आपको इसका भावार्थ लिखना है। अब इसमें आपको मतलब यदि पता है तो भावार्थ आप लिख दोगे। तो सीधा सा आपको ये पहले पार्ट से लिया गया है, तो पहले पार्ट में आपने पढ़ा होगा, तो आपको सिंपल सा हम अर्थ बता देते हैं। सवीर्यं करवावहि का मतलब होता है यानी कि हम दोनों साथ में उत्कृष्ट सामर्थ्य को प्राप्त करें, यानी कि जो गुरु और शिष्य वो दोनों, हम दोनों का मतलब यहाँ पर गुरु शिष्य से है। तो वो कह रहे हैं कि गुरु और शिष्य जो हैं हम दोनों उत्कृष्ट सामर्थ्य को प्राप्त करें। इस प्रकार का मतलब हम कुछ कार्य करें, इस प्रकार से हम करें जिससे कि हम क्या करें, दोनों उत्कृष्ट सामर्थ्य को प्राप्त कर सकें। अब इसको आप भावार्थ के रूप में लिख सकते हैं 2-4 लाइनों में। तो कुल मिला के इसका मतलब सीधा सा आपको समझ में आ गया है। तो हम लोग जो हम दोनों हैं वो साथ में ही, सह यानी साथ में उत्कृष्ट सामर्थ्य को प्राप्त करें, इस प्रकार का हम कार्य करें। तो ये एक प्रकार से यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है। तो ये आपका मतलब इसमें हो जाता है, इसको आप भावार्थ रूप में अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद में अगला इसी में है आपका दूसरा, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो ये आपका एक श्लोक है, उसका आपकी दूसरी लाइन है। श्लोक आपका कौन सा है, श्लोक है आपका अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो इसका मतलब हुआ कि जो अभिवादनशील होता है, नित्य वृद्धोपसेविना होता है, वृद्ध लोगों की सेवा करने वाला होता है, आयुर्विद्या यशोबलम, ऐसा जो व्यक्ति होता है उसकी 4 चीज़ों में वृद्धि होती है। कौन कौन सी चीज़ें, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसकी 4 चीज़ों में वृद्धि होती है, आयु, विद्या, यश और बल। तो ऐसे आप इसको समझा सकते हो अच्छे से। ठीक है, आप बता सकते हो श्लोक पूरा, आपसे पूरे श्लोक को आप इसमें स्पष्ट कर सकते हो कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना, जो अभिवादनशील होते हैं और नित्य वृद्ध लोगों की सेवा करने वाले लोग होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं उनमें 4 चीज़ों में वृद्धि होती है, आयु, विद्या, यश और बल। उनकी आयु में वृद्धि होती है, उनकी विद्या बढ़ती है, उनका यश बढ़ता है और उनके बल या शक्ति और ताकत बढ़ती है। ऐसे आप इसको और अच्छे से अपने भाषा में और अच्छा लिख सकते हो। तो ऐसे करके आपका 5वां सवाल हो जाता है। अगला जो प्रश्न है आपका 6 नंबर का, वो कह रहा है कि अधोलिखितस्य श्लोकस्य अन्वय सहितम सरल अर्थ हिंद्याम संस्कृते वा लिखत। आपको यहाँ पर इसका अर्थ लिखना है, या तो आप हिंदी में लिखिए या फिर आप संस्कृत में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या कह रहा है, अन्वय सहित लिखवा रहा है, तो आपको अन्वय भी करना होगा इसका। तो ऐसे करके आपको अन्वय के सहित आपको लिखना होगा। तो इसमें जो श्लोक है, श्लोक दिया हुआ है वो श्लोक आप एक बार देख लेंगे। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। तो सबसे पहले तो इसका अन्वय है, तो अन्वय की बात करते हैं। तो इसका अन्वय आपको करना है। अन्वय जब आप करोगे तो अन्वय के आपको 1.5 नंबर मिलेगा, और उसके बाद में इसका जब आप सरल अर्थ लिखोगे उसका 1.5 नंबर है। तो अन्वय आपको इसमें लिखना होगा, सिंपल सा है, आपको डायरेक्ट हम अन्वय बता रहे हैं, यहाँ पर समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो अन्वय सीधा सा हो जाएगा कि यह माम सर्वत्र पश्यति, यानी कि जो मुझको सर्वत्र पश्यति, यह माम सर्वत्र पश्यति सर्वम च मयि पश्यति। ठीक है, तस्य अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। ये इसका अन्वय हो गया दोस्तों।
ठीक है। तो अन्वय का मतलब एक लाइन बन गई हमारी पंक्ति में, दंडान्वय खंडान्वय दो रूप से अन्वय कर सकते हैं। तो यह माम सर्वत्र पश्यति सर्वम च मयि पश्यति तस्य अहम ने प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति, ये आपका अन्वय हो जाता है। अब इसका लिखना है आपको हिंदीयाम या संस्कृति में, क्या लिखना है आपको, सरल अर्थ। तो इसका सिंपल सा अर्थ हो जाता है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो पुरुष सभी प्राणियों में आत्मस्वरूप मुझ विष्णु को ही व्यापक देखता है, ठीक, और सभी प्राणियों को मुझ विष्णु में व्याप्त देखता है, उसके लिए मैं नष्ट नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, अर्थात वह प्राणी मुझ में एक ही भाव से स्थित रहता है। ये इसका सरल अर्थ है। तो ये दोस्तों आपका सवाल हो जाता है। अगला जो प्रश्न है आपका 7 नंबर, 7 नंबर में आपको क्या किया है, इसमें 2 शब्द दिए, उनका अर्थ लिखना है, या तो हिंदी में लिखो या अंग्रेजी में लिखो, किसी में भी लिख सकते हैं। तो एक होता है समवायः, समवाय का मतलब होता है दोस्तों समूह। तो जिसने भी लिखा है आप मिला लीजिए, अपना पेपर आप अच्छे से अपने सामने रखिए और मिलाते जाइए उत्तर, ठीक है। और अपना जो स्कोर है वो हमें कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आगे के लिए, जो भी आप तैयारी करोगे 12वीं के बाद में कुछ भी करोगे, वो सारा कुछ इस पर आपको मिलता जाएगा, जो भी है आपकी जानकारी सब मिल जाएगी। कोई भी सवाल आपका है, आगे क्या करना है, किस प्रकार से BSTC वगैरह जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आप हमें कमेंट करके आपका प्रश्न कीजिए, आपको हम पूरा आपको यहाँ पर संतुष्ट करेंगे, आपको आंसर मिलेगा। अब एक दूसरा है भ्रशम। तो भ्रशम का मतलब होता है बहु या फिर अत्यधिक, ठीक है, या ज़्यादा। तो भ्रशम का मतलब बहु, अत्यधिक या ज़्यादा इसका मतलब होता है। तो ये हमारा आपने ये शब्द, एक पाठ चलता है आपका मातृवंदना गीति, उसमें से ये लिया गया, 12वां पाठ है शायद ये। तो वहाँ पे एक लाइन लिख रही है, भारतीय शोभ्रशम समस्त दिक्षुचीयताम, वहाँ से ये भ्रशम लिया गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाता है। अब इसके बाद में छोटे छोटे प्रश्न ये है कि पूज्यमानाः अपि देवताः न ते प्रसीदन्ति इत्यत्र प्रसीदन्ति इति क्रियाया कर्ता का। तो जो प्रसीदन्ति क्रिया है उसका कर्ता बताना है। तो यहाँ पर आपका देवताः हो जाएगा, यानी कि ते देवताः ऐसा भी लिख सकते हो, या आप केवल देवताः लिख सकते हो। जिसने केवल ते लिखा है उनका भी सही माना जा सकता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं देवताः या ते देवताः। ये इसमें क्या हो जाएगा, प्रसीदंती जो है आपका ये बहुवचन है, चूंकि प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो आपको यहाँ पर उसी के अनुरूप आपको यहाँ पर कर्ता मिलेगा। तो ये आपका कर्ता हो जाएगा। अगला सवाल है, अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदाः इत्यत्र दारुणः इति पदस्य विशेष्य पदम लिखत। तो दारुणः जो आपका पद है, तो और यहाँ पर इसका आपको बताना है विशेष्य पद। तो विशेष्य पद है, दारुण का मतलब भयंकर होता है, ठीक है। और लक्ष्मी मदान, लक्ष्मी का मद जो है यानी कि भयंकर कैसा होता है, अपरिणामोपशमा, यानी कि वृद्ध अवस्था में भी शांत नहीं होने वाला होता है। तो ये जो क्या है आपका, जो ये आपको पूछ रहा है विशेष्य पद, क्या पूछ रहा है, विशेष्य पद। तो आपको यहाँ पर बताना है विशेष्य पद। तो ये आपको इसमें, तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो आपका उत्तर होगा इसके अंदर, आपका जो ये सवाल है 9 नंबर का, इसका अपरिणामोपशमो दारुण लक्ष्मी मदा, जो उत्तर इसका होगा वो होगा लक्ष्मी मद, ठीक है। लिखने में थोड़ी मिस्टेक हुई है यहाँ पर प्रश्न को समझने में। तो यहाँ पर आपको लक्ष्मी मद बताना है, क्योंकि लक्ष्मी जो मद है, लक्ष्मी का जो मद है वो दारुण भी होता है, और दारुण का मतलब भयंकर, और अपरिणामोपशम होता है। अपरिणामोपशम का मतलब वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होने वाला होता है। तो ये दोनों ही बातें जो है ये तो विशेषता हो गई एक प्रकार से, किसकी, लक्ष्मी मद की। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, या विशेष्य बताना है। तो लक्ष्मी मद ही विशेष्य बनेगा यहाँ पर। अगला सवाल, स तस्य समन्तात परिभ्रमति, वह उसके चारों तरफ घूमता है। तो यहाँ पर आपको सह सर्वनाम स्थाने संज्ञा पदस्य प्रयोगम, तो आपको बताना है कि जो स शब्द है वो किसके लिए आया है। तो यहाँ पर आपको श्रृगालः, ये आपका आंसर है, श्रृगाल के लिए आया है, ठीक है। और श्रृगाल का नाम था महाचतुरक, जो आपकी कहानी चलती है नित्यास कार्यम सो साधनीय, एक आपका पाठ चलता है। तो वहाँ से आपका ये लिया गया है। तो श्रृगालः इसका उत्तर माना जाएगा। महाचतुरकः यदि किसी ने डायरेक्ट नाम लिख दिया तो वो भी सही है, और श्रृगालः लिख दिया तो वो भी आपका आंसर सही है। अगला सवाल है, त्वं माम त्यक्त्वा किमर्थम अत्र आगतवती, तुम मुझको छोड़कर के यहाँ पर कैसे आ गई। तो ये आपका जो लास्ट का पार्ट है, पितामही मिलिता इति वाक्यम का कस्मै कथयति। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला पार्ट है वहाँ से ली गई ये लाइन। उसमें जब वो वहाँ पर वृद्धाश्रम में जाते हैं, जो छोटा बालक होता है, बालक का नाम तो इसमें दिया नहीं है, बालक जो होता है वो अपनी माँ दादी से पूछता है। तो त्रिलोचनस्य बालक, तो यहाँ डायरेक्ट बालक भी लिख सकते हैं। तो बालकः पितामहीं प्रति
तो बालक ने पितामही के प्रति ऐसा कहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है भार्या मित्रम गृहे सतः। ठीक है, तो यहाँ रेखांकित पदस्य विलोम पदम लिखत, तो यहाँ पर मित्रम का विलोम पद शत्रु हो जाएगा। मित्रम का विलोम पद क्या हो जाएगा? शत्रु। तो ऐसे करके आपके ये सवाल हो जाते हैं। अब इसके बाद में अगले सवाल पर चलते हैं, सवाल नंबर 13। अब आपको बताते हैं सवाल नंबर 13 सवाल है मानवा सर्वत्र विजयम कामयन्ते इत्यत्र कामयन्ते क्रियापदस्य कर्तृपदम लिखत। यहाँ पर जो कामयन्ते है इसका आपको बताना है क्रियापद का कर्तृपद बताना, यानी कि कर्ता पद बताना है। तो इसमें आपका सिंपल कर्ता पद हो जाएगा मानवाह। क्या हो जाएगा? मानवाह। तो आप मिला लीजिए, उत्तर इसका मानवाह होगा। अगला सवाल है आपका वेदांगानी कति, वेदांग कितने हैं? कस्यचिद एकस्य संक्षिप्त परिचयम लिखत, यानी एक का संक्षिप्त परिचय लिखना है। तो आपको पता है कि वेदांग जो है आपके 6 होते हैं, तो षड उत्तर हो जाएगा। और 6 आपका शिक्षा है ना, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, ये आपके 6 होते हैं। अब इसमें से आपको केवल एक के बारे में लिखना है। चाहे शिक्षा के बारे में पता हो तो शिक्षा के बारे में लिख दो, कल्प के बारे में लिख दो, निरुक्त के बारे में, आप व्याकरण के बारे में लिख सकते हो, छंद के बारे में, ज्योतिष के बारे में, किसी के बारे में आप 4-5 लाइन लिख दीजिए, वो आपका 2 नंबर का मैटर हो जाएगा। और कितने हैं, यदि 6 आपने लिखा तो 1 नंबर मिल ही जाएगा। तो ये आप कर सकते हो, इसमें कोई आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, ये तो आपने किया होगा। और इसमें आपको ये आप चेक कर सकते हैं किसके बारे में आपने लिखा है। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाता है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है आपका 15 नंबर का, वो है प्रतिज्ञा योगेंद्रायणम नाटकम केन विरचितम, यानी जो प्रतिज्ञा योगेंद्रायणम नाटक है वो किसके द्वारा विरचित है, और कति अंकेशु विभक्तम इदम नाटकम, तो ये किसका है? भास के द्वारा विरचित है, भासेन। और कितने अंकों में विभक्त है? 4 अंकों में। सिंपल सा है दोस्तों। हमने जो नोट्स उपलब्ध करवाए थे बच्चों को, हमने खुद ने नोट्स बनाए थे, अपने हस्तलिखित नोट्स, आप मिला करके देख सकते हो। बहुत सारे बच्चों को हमने PDF में भेजे थे नोट्स, बहुत सारे बच्चों ने हमें कमेंट भी किया था सर हमें नोट्स चाहिए। हमने फेसबुक पे भी डाला था कि जिसको भी चाहिए हमें आप मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आप मिलाकर देख सकते हैं, ये सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे उसमें, बहुत इंपॉर्टेंट हमने बताए थे, कंप्लीट उसमें मिल रहे हैं आपको। अगला सवाल है आपका महाकवि बाणेन स्वीय आत्मकथा कस्मिन ग्रंथे लिखिता। बाण भट्ट जी जो हैं उन्होंने अपनी आत्मकथा किस में लिखी? तो हर्षचरित एक ग्रंथ है, उसमें उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। ठीक है, हर्षचरित जो है आख्यायिका है, और ये कितने उच्छ्वासों में विभक्त है? तो ये दोस्तों 8 उच्छ्वासों में विभक्त है, यानी 8 उच्छ्वास इसका उत्तर होगा। हर्षचरितम लिखना है, उसके बाद में 8 उच्छ्वासेषु विभक्ता ऐसा लिखना है, आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगला सवाल है निम्नलिखित प्रश्नानाम संक्षिप्त उत्तरम। आपको कुछ प्रश्न हैं संस्कृत साहित्य के, ये सारे के सारे प्रश्न भी हमारे नोट्सों में आपको ऊपर डायरेक्ट मिल जाएंगे, शॉर्ट में हमने लिखा है उसमें आपको बिल्कुल मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। तो पहला प्रश्न है आपका जयपुर विलासा इति खंड काव्यम केन विरचितम। जो जयपुर विलास आपका खंड काव्य वो किसके द्वारा विरचित है? तो इसका उत्तर है श्री कृष्ण राम भट्ट के द्वारा विरचित है। आप मिला लीजिए, जिसने भी लिखा है राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल है आपका महारथी इति महाकाव्य कति सर्गा। महारथी जो एक महाकाव्य है आपका, उसमें आपके कितने सर्ग हैं? महारथी जो महाकाव्य है वो आपके गुलाब चंद चुलेट जी हैं, उनके द्वारा लिखा हुआ है। तो इस महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो दोस्तों 21 सर्ग हैं, 21 सर्गा इसमें हैं। तो ये आपका राइट आंसर होगा 21 सर्गा, 21 सर्गा। ठीक है, अगला सवाल है आपका हरनानामृतम। ठीक है, हरनानाम अमृतम महाकाव्यस्य नायका का। तो ये विद्याधर शास्त्री जी ने लिखा है, और इसमें नायक पूछा गया कि नायक कौन है? तो आपको इसमें नायक लिखना है पंडित हरनाम दत्त। ठीक है, हरनाम दत्त इसमें नायक है। तो जिसने भी लिखा है राइट आंसर है आपका। ठीक है, तो ये आप मिला लीजिए, अपने पेपर को चेक करते रहिए, पेपर निकालिए, पेन रखिए और आप आंसर लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। ठीक है, और आप स्कोर जरूर बताएं। आप जब पूरा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपने पेपर कैसा किया, कंप्लीट आपको पूरी जानकारी मिलेगी। चलिए, अगला सवाल है आपको अधोलिखितेषु कस्यापि एकस्य छंदस्य लक्षण उदाहरणम लिखत। तो आपको इसमें से एक का लक्षण उदाहरण लिखना है सिर्फ, चाहे आप इंद्रवज्रा का लिखो, चाहे मंदाक्रांता का लिखो, चाहे हरिणी का लिखो। दोस्तों हमने 3-4 दिन पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने पूरा पेपर बताया कैसे सॉल्व करना है। उसमें हमने छंद 5 बताए थे मोस्ट, हमने कहा कि इसी में से आएगा 100%, उसी में से आया। अच्छा, आप सुन के देख सकते हो, वीडियो को दोबारा से देख सकते हो, उसमें हमने 5 के नाम बताए थे, उसमें से ये 5 में से एक है।
कंप्लीट। ऐसे हमने अलंकार 5 बताए थे, उसमें से भी आप देख सकते हो चेक करके। तो आपको एक करना है, इंद्रवज्रा का लिख सकते हो, मंदाक्रांता का, हरिणी का, इसमें कोई समझाने की बात है नहीं। तो आप इसमें से कोई भी देख लो, आपको स्पष्ट मिल ही जाएगा। अलंकार छंद तो फिक्स होता है, इसमें कुछ भी बताने की बात नहीं है, ठीक है। अब इसको बताने की बात है तो इसमें बताएंगे। इसमें पूछ रहा है आपसे, अधोलिखितयो पद्यांशयो कस्यचिद एकस्य गणचिन्हम प्रदर्शयन् छंदस्य नामोल्लेखम कुरुता। यानी कि आपको इस पद्यांश में एक जो पद्यांश है, कोई भी एक में आपको गणचिन्ह प्रदर्शित करते हुए आपको छंद का नाम बताना है, ठीक है। आपको गणचिन्ह लगाने हैं, उसके बाद में बताना है कि इसमें कौन सा छंद होगा। तो आपको हम पहले इसमें एक पहली लाइन बता दें, दोनों में बता देंगे। हो सकता है किसी बच्चे ने पहला वाला किया हो, किसी ने दूसरा किया हो, हम दोनों को ही बता रहे हैं। जो भी आपका है वो आप देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला है सा निंदंती स्वानी भाग्यानि वाला। तो ये जो है आपका, इसमें आप गणचिन्ह लगाइए सबसे पहले। तो जैसे सा है, तो सा आपका दीर्घ है तो दीर्घ हो जाएगा, जैसे कि आप इसमें स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठीक है ना, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। उसके बाद में नी है और आगे आपका संयुक्त वर्ण है, तो नी भी दीर्घ हो जाएगा। तो ऐसे करके आपका ट्रिपल एस बन रहा है, ये वाला ऐसे ऐसे हो जाएगा ट्रिपल, ठीक है ना। तो ये 3 बन गए, तो 3 का मतलब आपका मगन हो गया दोस्तों, ये तो मगन हो गया। उसके बाद में फिर आपका डबल एस हुआ, तो ये सा हो गया, निंद और दन हो गया। अब ती है और आगे स्वानी में स्वय आधा है, तो ती भी दीर्घ हो जाएगा। तो फिर आपका वा और नी, तो वा भी दीर्घ है और नी छोटा है, तो एस एस आई ऐसा बनेगा आपका, एस एस आई ये बन जाएगा दूसरा वाला। तो पहला तो हो गया मगण और ये हो गया आपका तगण, हुआ कि नहीं। फिर अगला भी आपका भाग्यानी, तो भाग्यानी में आप गणचिन्ह लगाओगे तो भा दीर्घ हो जाएगा ये वाला। उसके बाद में ज्ञा, फिर ये दीर्घ हो जाएगा और नी है, फिर ये ह्रस्व हो जाएगा। तो ऐसे कैसे बन जाएगा सेम, यानी कि तगण बन गया दोबारा से। तो पहला मगण हो गया, फिर दूसरा तगण हो गया, फिर तगण हो गया, और लास्ट में आपको बाला में जो है वो दीर्घ है ही दोनों। तो ये आपके दोनों के दोनों क्या हो गए, गुरु हो गए। तो कहने का मतलब हो गया, ये आपको मिलेगा मातौ गौचे शालिनी वेद लोकही, यानी कि ये आपका शालिनी आपका इसमें छंद होगा, सिंपल सा शालिनी छंद होगा। और आपको हमने शालिनी का यहाँ पर लक्षण भी लिखा है, तो आप इसमें मिला सकते हैं। जिसने भी आपने करेक्ट ये आपको चिन्ह लगाए हैं वो आपका राइट आंसर है, और इसमें शालिनी आपको छंद बताना होगा। अगला है दूसरी लाइन जो इसमें, त्वमेकम परन निश्चलम निरविकारम, ठीक है। ये आपका भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारई, ये आपका भुजंग प्रयात का उदाहरण है दोस्तों। तो गणचिन्ह हमने लगा दिए इसमें, जैसे कि त्व है तो इसमें ह्रस्व होगा, और उसके बाद में मे है वो भी ह्रस्व होगा, उसके बाद में कम है वो दीर्घ होगा, सॉरी मे जो है वो दीर्घ होगा, सॉरी। तो मे दीर्घ होगा, कम जो है वो अनुस्वार की वजह से दीर्घ होगा। ऐसे आपका प जो है ह्रस्व होगा, और रे जो है दीर्घ होगा, क्योंकि परन न आधा है तो वो आपका रे में मिल जाएगा, तो ये संयुक्त पूर्व जो होता है वो दीर्घ हो जाता है। ऐसे करके आपका आई एस एस बन जाएगा, उसके बाद में फिर आई 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 एस एस बन जाएगा, फिर आई एस एस बन जाएगा। ऐसे करके आप इसमें गणचिन्ह लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगला सवाल है हमारा 20 नंबर। 20 नंबर का आपको जो सवाल है वो आपका क्या है, इसमें अधोलिखितेषु कस्यचिद एकस्य अलंकारस्य लक्षण उदाहरणे लिखत, यानी कि इसमें आपको कुछ अलंकार दिए हैं 3, उनमें से आपको सिर्फ एक का लक्षण उदाहरण लिखना है। अब वो आपका यमक का लिख सकते हो, रूपक का लिख सकते हो, निदर्शना, जो भी आपको आता है, जो अच्छे से आता है उसका आप लिख सकते थे। तो आपने क्या लिखा है आप चेक कर लीजिए, सिंपल सा है, इसमें कोई ज़्यादा समझाने की बताने की बात नहीं है, आप ये तो आप जानते हैं। इसमें तो सिर्फ लक्षण और उदाहरण तो फिक्स होता है, ठीक है, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। अगला सवाल आपका 21 नंबर, हाँ 21 नंबर है, यहाँ से आपको बताने की आवश्यकता है। तो 21 नंबर का जो सवाल है उसमें आप देखिए, अधोलिखितयो पद्यांशयो प्रयुक्तस्य कस्यचिद एकस्य अलंकारस्य नामोल्लेख पूर्वकम लक्षणम लिखत। इसमें ये पूछ रहा है कि अधोलिखित पद्यांश जो है उसमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, उसका नाम उल्लेख करना है और लक्षण भी लिखना है। सिंपल सा ये है कि इस लाइन में आपको अलंकार बताना है और उसका नाम आपको लक्षण भी लिखना है। तो जैसे पहला है हंसीव कृष्ण ते कीर्ति स्वर्गम अवगाहते, तो ये आपका पुस्तक के अंदर से, ये पुस्तक में ही दिया हुआ है दोस्तों। तो इसमें आपका उपमा अलंकार है, सिंपल सा मिला लीजिए, जिसने भी लिखा है सही है, नहीं लिखा तो गलत है। और उपमा का लक्षण क्या होता है वो आप सब जानती है, प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेत्यविधीयते, मिला लीजिए। उसके बाद में दूसरी जो पंक्ति है वो है बधाय वध्यस्य शरम शरण्यः, तो इसमें आपको अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्येपि स्वरस्य यत्, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार जिसने भी लिखा राइट आंसर है, ये आपका डेस्क वर्क में दिया हुआ था, ठीक है, तो उसमें से आपको ये यहाँ से दिया है।
तो ऐसे करके आपके दोनों आंसर हो गए। आप दोनों को मिला लीजिए, जिसने भी ये जो हम बता रहे हैं वो किया है तो राइट आंसर है, नहीं तो आपका गलत आंसर है। अगला सवाल है 22 नंबर का, अधोलिखित अपठितम गद्यांशम पठित प्रश्नानाम उत्तराणी, यानी अपठित गद्यांश आपके 2। ठीक है, अब दोनों को हम बता रहे हैं, अच्छे से आप पेपर निकालिए अपना और चेक करिए, और जो भी स्कोर बनता है हमें बताइए कि सर हमारे इतने 50 बन रहे हैं, 60 बन रहे हैं, 70 बन रहे हैं, हमारे 75 बन रहे हैं, जो भी स्कोर हमें बताइए, आप स्कोर करें। तो इसमें क्या है, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ने के बाद में आपने आंसर लिखा होगा तो हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। तो पहला सवाल है इसमें, ऋषि कुमार एवं व्यवहारम का कृतवान, यानी ऋषि कुमार की तरह व्यवहार किसने किया? तो कौन करने लगा? चोर। चोर जो है वो ऋषि कुमार की तरह व्यवहार करने लगा, क्योंकि एक चोर था वो ऋषि के आश्रम में चला गया, तो वहां जाकर के वो ऋषि व्यवहारम कृतवान, ऋषि की तरह व्यवहार करने लगा। दूसरा सवाल है इसमें, चोरस्य मनः कस्मिन् आसक्तम, चोर का मन किस में आसक्त हो गया? तो ऋषि जीवने, ऋषि के जीवन में आसक्त हो गया। लास्ट में लाइन लिख रही है ना, चोरस्य मनः इदानीम ऋषि जीवने आसक्तम, यानी ऋषि जीवने, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर हो गया ऋषि जीवने। अगला आपका जो सवाल है इसी में वो है, शीतलेन नदी जलेन इत्यत्र विशेष्य पदम किम, यहाँ पर आपको विशेष्य पद बताना है। तो शीतलेन नदी जलेन में आपको बताना है जो नदी जल है वो कैसा है? शीतल है। तो हमें तो बताना है आपका विशेष्य पद, तो विशेष्य पद नदी जल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका विशेष्य पद हो जाएगा नदी जलेन, ठीक है ना। तो क्योंकि नदी जलेन इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो शीतल है वो तो आपकी विशेषता है, लेकिन हमें क्या बताना है, विशेषता किसकी है, ये हमारा विशेष्य है। तो हमारा इसमें नदी जल की विशेषता है कि शीतल है, तो शीतलेन नदी जलेन, शीतल नदी जल से, तो यहाँ पर आपका विशेष्य हो जाएगा नदी जलेन, उत्तर हो जाएगा सीधा सा। अगला जो सवाल है इस नंबर का, ये भी आपका अपठित गद्यांश है, इसमें से भी आपको उत्तर देने हैं। आप अच्छे से पढ़ा होगा, आपने समझा होगा, डायरेक्ट हम आपको उत्तर बता रहे हैं। पहला सवाल, तंतुवायस्य नाम की मासी, तंतुवाय का नाम क्या था? तो इसमें एक पद में उत्तर देना है। तंतुवाय का नाम था सोमिलक, ठीक है, तंतुवाय का नाम सोमिलक था, आपको डायरेक्ट लिखना, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। दूसरा सवाल था आपका है, कस्य आर्थिक स्थिति उत्तमा नासीत, यानी किसकी आर्थिक स्थिति उत्तम नहीं थी? तो इसमें आपका एक पद में उत्तर देना, सोमिलकस्य, ठीक है। तो इसमें आया ना आपकी सोमिलकस्य, तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपको गद्यांश में दिया हुआ है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सोमिलकस्य। ये आया कि परंतु एतादृशानाम वस्त्राणाम निर्माणे कुशलस्यापि तस्य आर्थिक स्थिति उत्तमा नासीत, ठीक है, इस प्रकार के वस्त्रों का निर्माण करने में कुशल होने पर भी उसकी आर्थिक स्थिति उत्तम नहीं थी। किसकी? सोमिलकस्य। अब इसमें अगला सवाल है, केवलम स्थूल वस्त्राणाम निर्माणम के जानन्ति स्म, केवल स्थूल वस्त्रों का निर्माण करना कौन जानते थे? इसमें पूर्ण उत्तर लिखना है। तो आपको उत्तर लिखना होगा, केवलम स्थूल वस्त्राणाम निर्माणम नगरस्य अन्ये सामान्य तंतुवायाः जानन्ति स्म, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसमें भी दिया है, परंतु तस्य नगरस्य अन्ये सामान्य तंतुवाया ये स्थूल वस्त्राणाम निर्माणम केवलम जानन्ति ये महद धनम अर्जयन्ति स्म। अब मान लो किसी को समझ में नहीं आ रहा तो ये लाइन उतार दी होगी, वो भी सही मान लिया जाएगा। तो ऐसे करके आपको इसमें आंसर लिखना है। अगला सवाल है इसी का आपका, ते अतीब धनिका आसन, ठीक है, वे बहुत धनिक हो गए थे। तो यहाँ पर क्रियापद किम, क्या क्रियापद है? आसन, ठीक है, आसीदास्तम आसन, तो आसन आपकी क्रियापद हो जाएगा। अगला सवाल इसी में, सह अत्युत्तमानि वस्त्राणि वयति स्म, ठीक है, ये पूछ रहा है कि वस्त्राणि पदस्य विशेषण पद, तो कैसे? अत्युत्तमानि, तो विशेषण पद हो जाएगा अत्युत्तमानि, ठीक है। तो ये आपका वस्त्राणि जो है उसका विशेषण पद है अत्युत्तमानि, अत्यधिक उत्तम, तो ये आपका विशेषण पद हो जाता है। तो अब अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं, सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 में आपके अथवा में सवाल आया दोस्तों, इसमें आपने कौन सा किया है वो हम बता देंगे, जो भी है दोनों आप मिला सकते हैं। तो 24 नंबर का सवाल है, चलिए देखते हैं। 24 नंबर का सवाल ये कह रहा है कि प्रदत्त शब्दानाम प्रयोगम कुर्वन् एकम अनुच्छेदम लिखत, आपको इसमें कुछ शब्द दिए हैं, उनका प्रयोग करते हुए आपको एक अनुच्छेद तैयार करना है, ठीक है, एक आपको लेख बनाना है, ऐसे आप समझ लीजिए, एक निबंध की तरह, आप कुछ भी मान लो इसको। जैसे आपके सामने उसमें कुछ शब्द हैं, जैसे भारतीय संस्कृति है, धर्म प्राधान्यम, आध्यात्म की भावना, सदाचार पालनम, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, कर्मवादः, पुनर्जन्म, अहिंसा पालनम, तपोमय जीवनम। अब इन शब्दों का प्रयोग करके आप छोटे छोटे वाक्य बना दीजिए। तो ये एक तो आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको ये इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि ये अधिकतर ने नहीं किया होगा, ठीक है, क्योंकि ये नीचे वाला जो अथवा का है ये आपको थोड़ा सिंपल रहता है, जो अधिकतर ने यही किया होगा।
और इसमें भी सिंपल है, ये पहले वाला आप करना चाहो तो इसमें वाक्य बना सकते हो, जैसे भारतीय संस्कृति, इसमें आप छोटे छोटे वाक्य बना दो, इनका प्रयोग करना है आपको, जैसे हम हिंदी में करते हैं ना वाक्य प्रयोग, ऐसे कैसे आपको यहाँ भी वाक्य प्रयोग करना है। तो आपके सामने जो 7-8 शब्द हैं तो इनका प्रयोग करोगे 7-8 लाइन तो ऐसी बन जाएंगी आपकी। अब हम आपको ये बता रहे हैं जो क्रम रहित तो वाक्यानि समुचित क्रम के अनुसार आपको लिखना है। एक कहानी चलती है आपकी खरगोश और उसकी ये कछुआ की, ठीक है, उनमें दोनों में दौड़ होती है और एट लास्ट आपका जो कछुआ है वो दौड़ को जीत जाता है और बहुत तेज गति की वजह से जो खरगोश है उसको अपनी दौड़ पर घमंड रहता है, ये कहानी चलती है। तो इस कहानी को आप किस प्रकार से लिखेंगे, तो सबसे पहले इसमें हमने नंबरिंग कर रखी है, जैसे कि ये है 1 नंबर, ये वाला, इसमें लिख रहा है कि एकस्मिन बने एक शशक आसीत, एक वन में एक कौन रहता था, शशक रहता था, खरगोश, ठीक है। उसके बाद में आगे है आपका ये वाली, एकदा स मंदम मंदम गच्छन्तम कच्छपम अपश्यत, एक बार उसने धीरे धीरे जाते हुए कच्छप को देखा, किसको देखा, कछुआ को। उसके बाद में क्या हुआ, शशका कच्छपस्य उपहासम अकरोत्, यानी उसने क्या किया, कच्छप का उपहास किया, हंसी मजाक यानी मजाक बनाया उसका। उसके बाद में आपको है तस्य वेगः तीव्र आसीत, किसका वेग, क्योंकि शशक का वेग तीव्र था, अतः स गर्भिता अभवत्, वो बहुत ज़्यादा घमंडी हो गया, गर्भित हो गया। उसके बाद में आपको ये वाला करना है, एकदा तयो मध्ये धावन प्रतिस्पर्धा अभवत्, एक बार उनमें क्या हुई, दौड़ की प्रतियोगिता हुई, ठीक है, कंपटीशन हुआ दौड़ का, कि दौड़ लगाते हैं कौन आगे जीतता है। इसके बाद में आपको ये वाली है, शशकः तीव्र वेगेन धावयित्वा श्रांता जाता, वो तीव्र वेग से दौड़ करके और थक जाता है, यानी थक चुका था। अब थकने के बाद में क्या किया उसने, उसके बाद में आपको ये वाला लिखना है, क्या किया उसने, स एकस्य वृक्षस्य छायायाम अतिष्ठत शीघ्रमेव निद्राणीश्च अभवत्, और वह वहाँ पर आराम करता और सो जाता है। उसके बाद में जो कच्छप था वो बराबर चल ही रहा था, तो यहाँ पे आएगा कच्छपा मंदम मंदम किंतु निरंतरम चलन लक्ष्यम प्राप्तवान, धीरे धीरे चलता हुआ वह लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इसके बाद में आपको यहाँ पर एक लाइन है फर्स्ट में, ये तो ये कह रहा है कंचित कालानंतरम शशकापि जागरित्वा तत्र उपागच्छत, कुछ समय के बाद में जब वो जागा तो वहाँ पहुँचा, वो पहुँचा, उसने देखा, ठीक है, जाग करके जब पहुँचता है तो फिर लास्ट आपको लिखना है ये वाला, कच्छपा लक्ष्यम प्राप्तवान इति दृष्ट्वा शशका लज्जितो अभवत्, यानी जो कछुआ है वो लक्ष्य को प्राप्त हो गया, लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, ऐसा देख करके खरगोश लज्जित हुआ। तो ऐसे करके ये आपकी कहानी बन जाती है कंप्लीट। तो ऐसे करके आपने लिखा होगा, आप मिला लीजिए, आप इसमें नंबरिंग कर रखी है हमने 1 2 3 4 के हिसाब से आप अपना मिलान कर सकते हैं। अगला सवाल है आपका 25 नंबर का, 25 नंबर का सवाल है दोस्तों, अब थोड़े से सवाल और बचे। 25 नंबर का सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अधोलिखित वाक्येषु केषांचित् पंचवाक्यानां संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरु, तो आपको कोई भी 5 जो इसमें वाक्य हैं उनका आपको ट्रांसलेट संस्कृत में करना है। तो हम सबका ही कर रहे हैं, आप जो भी हैं आपका मिला लेना। पहला है मैं दूध पीता हूँ, तो मैं दूध पीता हूँ का आपको वाक्य बनाना अहम दुग्धम पिबामी, ठीक है, मिला लो जिसने भी किया है। उसके बाद में अगला है आपका वह मित्रों के साथ उद्यान में खेलता है, तो इसमें हो जाएगा सह मित्र ही स उद्याने क्रीडति, सह क्रीडति कौन खेलता है, वह, किन के साथ, मित्र ही स, तो स के योग में तृतीय विभक्ति होती है, तो वह मित्रों के साथ, तो सह मित्र ही स उद्याने क्रीडति, ये आपका वाक्य हो जाता है। दूसरा है आपका अगला है सड़क के दोनों ओर वृक्ष हैं, तो दोनों ओर को हम क्या कहते हैं, अभितः, तो इसमें हो जाएगा सड़क के दोनों ओर, तो राजमार्गम अभितः वृक्षः सन्ति, राजमार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं, ठीक है। अगला है आपका सरोवर में कमल का फूल खिलता है, इसमें लिखा हुआ है आप देख सकते हो, सरोवरे कमलम विकसति, सरोवरे कमलम विकसति, सरोवर में क्या खिलता है, कमल खिलता है। अगला है बालक घोड़े से गिरता है, तो बालक का अश्वात पतति, बालक कहाँ से गिरता है, घोड़े से, तो अश्वात हो जाएगा क्योंकि अपादान हो गया है तो पंचमी हो जाएगी। अगला है आपका राजेश महाविद्यालय में पढ़ेगा, तो राजेशः महाविद्यालये पठिष्यति, भविष्यकाल है पढ़ेगा। अगला है वीणा ने कल श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी, तो वीणा हय ने कल बीता हुआ, वीणा हय श्रीमद् भागवत गीता पठितवती, ठीक है। इसमें हम पठितवती या लंग लकार का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, ये तवतु प्रत्यय से भी हम बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये भी करेक्ट है आपका। या फिर आप वीणा हय श्रीमद् भागवत गीता अपठत ऐसे भी आप बना सकते हो, पठितवती भी बना सकते हो, दोनों ही आपके राइट आंसर हैं। उसके बाद में आप है आप मुझे पुस्तक दो, लास्ट, तो ये इसमें आपको हम भवान इसमें प्रयोग करते हैं, भवान आपका प्रथमा विभक्ति में ही आता है, तो भवान माम पुस्तकम ददातु,
ऐसे बन जाएगा। या फिर आप ऐसे बना सकते हो भवान मह्यम पुस्तकम ददातु, दोनों ही ठीक हैं। मह्यम यानी मेरे लिए और माम यानी मुझको, एक सेंस तो यही निकल रहा है, मुझे दो या मुझको दो या मेरे लिए दो। तो आप इस प्रकार से बना सकते हो। आपकी जो भी आपने बनाए मिलान कर लीजिए, कौन कौन से आपने बनाए, हमने सारे ही बता दिए इसमें, तो अपने अपने मिलान करके देख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो अगला जो सवाल है, आपके एक दो सवाल और बचे, अब है 26 नंबर का सवाल। 26 नंबर का सवाल है अधोलिखित पदयो सूत्रोल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेदम कुरुतः। इसमें आपके संधि के हैं, आपके इसमें क्या करना है, आपको संधि विच्छेद करना है और सूत्र का नाम बताना है। तो हरे ए सिंपल सा है, हरे धन ए, ये आपका हमने इसमें बता रखा है। हरे और ए करेंगे तो इसमें आपका अयादि संधि हो जाएगी, तो हरे ए बन जाएगा। सूत्र है ए चो अयवायावह। यदि आपने इस तरह से लिखा है तो आपको राइट आंसर 1 नंबर मिलेगा। दूसरा उदाहरण है विष्णुदयः। तो विष्णु और उदय दो आपको टुकड़े करना है, संधि विच्छेद विष्णु धन उदयः। तो ये आपकी दीर्घ हो जाएगा, उ और उ दीर्घ हो जाएगा, तो आपका दीर्घ हो जाएगा। तो अकह सवर्णे दीर्घः, तो यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि हो जाती है। ये आपने इस प्रकार से लिखा है तो आपको राइट आंसर है, पूरा का पूरा नंबर यहाँ पर दिया जाएगा। अगला है आपका अधोलिखित पदयो सूत्रोल्लेख पूर्वकम संधिम कुरुतः। आपको क्या करनी है, संधि करनी है। तो यहाँ पर महाधन इंद्र की संधि बनानी है तो महेंद्र बनता है, और महेंद्र में गुण संधि है, और गुण संधि का सूत्र आद्गुण होता है। ऐसे आपने लिखा है तो राइट आंसर है। उसके बाद में गंगाधन ओघ, तो आपका गंगौघ बनता है। तो डबल मात्रा देखते समझ जाओगे ये आपकी वृद्धि संधि है, तो यहाँ पर आपका सूत्र है वृद्धि रेचि। ये भी आपने मिलान कर लीजिए, लिखा है तो करेक्ट है। अगला है आपका 28 नंबर का। इसमें आपको रेखांकित पद में विभक्ति का नाम बताना है और उससे संबंधित सूत्र बताना है। तो इसमें है आपका पहला नृपः सिंहासनम अध्यास्ते, राजा सिंहासन पर बैठता है। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है बच्चों, कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति। क्यों है द्वितीय विभक्ति, तो इसके लिए सूत्र है अधिसिंह स्थासाम कर्मः, इसके कारण यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी। तो ये आपका सूत्र विधायक सूत्र हो गया। तो यहाँ पर आपने इस प्रकार से विभक्ति भी लिख दी द्वितीय विभक्ति और विधायक सूत्र भी लिख दिया, तो राइट आंसर है आपका, पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद में अगला है कामात क्रोधः जायते, काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति है कामात में, और सूत्र कौन सा रहेगा, जनी कर्तु प्रकृति सूत्र है, इसके आधार पर पंचमी विभक्ति होती है। डिटेल से आपको बताएंगे नहीं क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा हो जाएगा। और तो ऐसे करके आप मिलान कर लीजिए, जो हम बता रहे हैं वो राइट आंसर आपको बता रहे हैं, आप मिलान कर लो इसी पर। अगला है नृपः निर्धनाय धनम यच्छति, जो राजा है वो निर्धन के लिए धन देता है। तो यहाँ पर सिंपल कोई नियम नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ चतुर्थी विभक्ति है, ये तो दिख ही रही है। और यहाँ पर क्या है कि कर्म, यहाँ पर संप्रदान है, और संप्रदान होने के कारण यहाँ चतुर्थी विभक्ति हुई है। तो यहाँ पर आप दो आपके सूत्र बनते हैं, एक तो कर्मणा यमभिप्रेति से संप्रदानम, और एक है आपका चतुर्थी संप्रदाने। तो डायरेक्ट आप चतुर्थी संप्रदाने लिखोगे तब भी ठीक है, क्योंकि संप्रदान में चतुर्थी हो जाती है। तो यहाँ संप्रदान निर्धन हो गया, तो निर्धन में इसीलिए चतुर्थी हुई है क्योंकि ये संप्रदान है। और दोनों लिख सकते हैं तो दोनों लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप चतुर्थी संप्रदान लिखिए, क्योंकि मूल जो शब्द है वो तो यही आपका सूत्र मुख्य तो यही माना जाएगा। अगला है गवाम गोशु व कृष्णा बहुक्षीरा। ठीक है, तो गवाम गोशु में आपके देखो गवाम में षष्ठी है, गोशु में सप्तमी विभक्ति है, दोनों ही विभक्ति हैं। तो कहने का मतलब षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ यहाँ पर। और सूत्र है यतश्च निर्धारणम। तो यतश्च निर्धारणम आपने नियम पढ़ा होगा, आपकी लास्ट विभक्ति जो कारक में पढ़ते हैं, तो उसमें यतश्च निर्धारण में निर्धारण किया जाता है जाति गुण क्रिया और संज्ञा के आधार पर। तो यहाँ पर जो निर्धारण हुआ वो किसके आधार पर, गुण के आधार पर हुआ है। अगला सवाल लास्ट, सेकंड लास्ट है। अधोलिखित पदयो प्रयुक्त समासस्य नाम उल्लेखम विग्रहम कुरुता, यानी नाम उल्लेख करना है और विग्रह करना है आपको। जैसे आपका है अधिहरि, तो अधिहरि में आपको हरऊ इति, तो ये आपका विग्रह हो गया। मिलान कर लो आप जिसने भी लिखा है। हरऊ इति ये आपका राइट विग्रह है, जैसे आपने समास विग्रह किया है तो आपका राइट है, नहीं किया तो गलत है। और इसमें आपका समास हो जाएगा अव्ययीभाव समास। ठीक है, उसके बाद में आपका उदाहरण है दशाननः। तो दश आननानि यस्य से, ये आपका वो लिखना है आपको विग्रह। दश आननानि यस्य से, यानी 10 हैं आनंद जिसके, तो इसमें आपका समास होगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, ये बहुब्रीहि समास हो जाता है आपका। ये आपने इस प्रकार से लिखा है तो राइट आंसर है, नहीं तो गलत है। इसके बाद में लास्ट सवाल है दोस्तों आपका, अधोलिखित विग्रह वाक्य समासम कृत्वा नाम अपि लिखा। समास भी करना है, नाम भी लिखना है। चोरात भयम में चोर भयम बनेगा, क्या बनेगा, चोर भयम। और समास बनेगा आपका पंचमी तत्पुरुष। हरिश्च हरश्च में आपका हरिहरऊ बनेगा। और यहाँ पर आपका द्वंद्व समास या इतरेतर द्वंद्व आप लिख सकते हैं। दोनों में से आपने कोई भी लिखा है तो राइट आंसर है आपका। तो ऐसे करके दोस्तों हमने कंप्लीट पहले सवाल से लेकर के और यहाँ पर आपको बताया हमने 30 सवालों को कंप्लीट व्याख्या के साथ में आपको समझाने की हमने पूरी कोशिश की है। हर प्रश्न को यहाँ पर हमने आपको व्याख्या के साथ में आंसर बताए हैं। आशा करते हैं आपने अच्छे से सुना होगा और मिलाया होगा। आपने देखा है पेपर, जरूर अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भेजिए, क्योंकि वो भी अपना स्कोर
देख सकते हैं, वो भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। फटाफट अपना रिजल्ट निकालिए और पेपर में देखिए, मिलान करिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए सर हमारा रिजल्ट ये रहा, और आप कहाँ से हैं ये भी हमें बताइए कमेंट करके। चलिए, यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों छोटा सा काम जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इस पर इंपॉर्टेंट आपसे संबंधित जो भी आप आगे कुछ तैयारी करोगे, कुछ भी करोगे, वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती रहेंगी, उपलब्ध होंगी, सब कुछ निःशुल्क आपको मिलेगा। तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय तू भारतम। फिर मुलाकात करेंगे आपसे। आप अच्छे से मिलाइए, पेपर को देखिए ढंग से।